नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं प्रीवियस ईयर के बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे जो कि आगामी बीपीएससी और बीएसएससी में होने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बार बार इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को रिपीट करके पूछे जाते हैं। इसीलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रीवियस ईयर की तैयारी अच्छे ढंग से करें। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें बीपीएससी 66वीं जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था यह उसके क्वेश्चंस हैं जो 27/12/2020 को पूछा गया था या हुआ था। इसके नीचे जो है विषयवार जो है प्रश्नों की संख्या दी गई है, जिसमें यह बताया गया है किस विषय से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल कितने क्वेश्चन हैं हमारे 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन का जवाब देने हैं, जिसमें विषयवार क्वेश्चनों का विवरण दिया गया है कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे अधिक जो है करंट अफेयर और समसामयिकी जो है उसे 37 क्वेश्चन पूछा गया है, 37। और अगर सेकंड पोजीशन पे देखें तो यह साइंस से जो है 30 क्वेश्चन पूछा गया है। और थर्ड पोजीशन पे क्या है, बिहार विशेष के 29 क्वेश्चन और इतिहास के जो है 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके नंबर्स में कम ज़्यादा होता रहता है कि इस पर कभी 2 क्वेश्चन ज़्यादा या 2 क्वेश्चन कम पूछ लिया जाए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इतिहास में करीब जो है 22 से 30 के बीच क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देख लेंगे तो इतिहास के क्वेश्चंस जो है हर बार 22 से 30 के बीच ही पूछे जाते हैं। तो इतिहास के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाते हैं तैयारी के दृष्टिकोण से। तो आज हम पहले इसी क्वेश्चंस के विषयवार सिलसिले में जो है इतिहास को सबसे पहले पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में टोटल 24 क्वेश्चंस जो इस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, इसका विवरण हम देखेंगे, इसके आंसर्स देखेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा हड़प्पा नगर है जिसमें जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा जिसे कालीबंगन भी कहते हैं, जो राजस्थान में है और राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है उसकी घग्गर नदी के तट पर ही अवस्थित है। इसकी खोज जो है 1953 में हुई थी, इसे याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स होते हैं वह भी जो है कई बार क्वेश्चंस के रूप में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसका आंसर इनसे दे सकते हैं। इसीलिए ध्यान से देखें कि इसकी खोज जो है 1953 में हुई थी और इसके खोजकर्ता थे जो उस वक्त के पुरातत्ववेत्ता थे, वो बीबी लाल। कौन थे? बीबी लाल ने की थी इसकी खोज। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया इनमें से किससे संबंधित है। यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म में त्रिरत्न को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसके 3 रत्न हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसके त्रिरत्न बताए गए हैं। यह जैन धर्म से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं आज के तीसरा क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपको बताना है कि कौन से भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो एक महर्षि कणाद थे जो भारतीय दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। महर्षि कणाद ने इसने एक वैशेषिक, आपको याद रखना है कि वैशेषिक जो है एक स्कूल, वैशेषिक दर्शन का भी जो प्रारंभ किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशेषिक। इसका आंसर डी होगा, वैशेषिक, जिसे महर्षि कणाद जो है ने प्रारंभ किया था। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। बौद्ध की 4 संगीतियाँ हुई थी।
जैसे कि पहला जो संगीति थी वह 483 ईसा पूर्व हुई थी, दूसरा इससे 100 वर्ष बाद 383, ऐसे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए दोनों में 100 का अंतर है। चौथा जो हुआ था वो 251 हुआ था, 251 में हुआ था, वो 251 का ईस्वी पूर्व जो अशोक का काल था। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था। तो उस वक्त कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ थे। कनिष्ठ ने जो है कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। आपको ये भी याद रखना है कि कनिष्ठ कुषाण वंश के शासक थे और उस वक्त जो इसके चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। आपको याद रखना कि वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और उसके उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। अश्वघोष। कभी कभी इसके संस्थापक और इसके समय के शासक और इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। यह तो सभी जानते हैं कि रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन बलबन ने किया था अपने साम्राज्य विस्तार को जो दृढ़तापूर्वक बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बलबन। बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसने अपने दरबार में जो है सिजदा और पैबोस नामक 2 पद्धति चलाई थी, प्रथा की शुरुआत की थी। क्या? सिजदा और पैबोस नाम की 2 पद्धति चलाई थी, जिस पद्धति के तहत कोई भी जो उसके सामने जितने भी लोग थे, जो भी दास थे या फिर उसके राज्य के व्यक्ति थे, वह घुटनों के बल बैठकर सर झुककर जो है वह जमीन पे को चूमता था। घुटनों के बल वह बैठकर जो है जमीन को चूमता था। इस प्रथा के नाम था सिजदा और पैबोस, जिससे बलबन ने स्टार्ट की थी। चलते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन की तरफ। आप कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? आपको बताना है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चोल। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था, यह बात आपको याद रखना है। इसमें जो है ग्रामों का शासन जो है वह ग्रामीण ही चलाता था और कई ग्रामों को मिलाकर जो है उसे कुर्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुर्रम कहा जाता था। तो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन जो है चोल चलाते थे। चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ कि प्रचिन्नकारी यानी इसे पिट्टा ड्यूरा कहते हैं, निम्न में से किससे संबंधित है? प्रचिनकारी या पिट्टा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? यह जो है इसका आंसर हो जाएगा ये, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों को नक्काशी करना जो है एक कलाकृति थी, जिसमें जो है इस जो कला के अंदर में जो है पत्थरों की दीवारों में बहुमूल्य पत्थर और रत्नों को क्या करते थे? जड़ दिए जाते थे ताकि यह सुरक्षित रह सके। इस कला में क्या करते थे? बहुकीमती पत्थर या जेवरातों की क्या करते थे? दीवारों में जड़ दिया जाता था। चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? यहाँ पे कारखानों का तात्पर्य है कि चित्रकारी के लिए बनाए गए सालाई जो है या फिर स्कूल या फिर ये कह सकते हैं दरबार जो है बनाने का इस कारखाने से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा मुगल शासक था जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो यह अकबर है। अकबर जो है, अकबर एक मुगल बादशाह था जो चित्रकारी और वास्तुकला में काफ़ी रुचि रखता था। यह कहता था कि चित्रकला जो है वह ईश्वर की भक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है।
यही एक ऐसा बादशाह था जिसने ईरानी कलाकारों को, जो चित्रकारों को जो है इसने पनाह दी थी चित्रकारी के लिए। इसमें इसके कारखाने में ईरानी, भारतीय चित्रकार, इन सभी को जो है काफ़ी उच्च स्तर प्राप्त थे। चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। आपको बताना है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में द्विशासन व्यवस्था की जो शुरुआत की थी, वह बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने जो है द्विशासन प्रणाली की शुरुआत कर दी। इसे पहले बंगाल में लागू किया गया। बंगाल में लागू करते करते इसे बिहार और उड़ीसा में भी इसे लागू कर दिया गया। लेकिन 1772 आते आते लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, इसे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड क्लाइव ने इसे स्टार्ट की और 1772 में ये जो वारेन हेस्टिंग है इसने इसे समाप्त कर दिया। चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन है कि किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो यहाँ एक ही नाम बहुत फेमस है कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो शिकागो में के धर्म सम्मेलन में जो है शामिल हुए थे। जहाँ तक वह 11 सितंबर का समय था, 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में होने वाले धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे और उसने वहाँ पे तबाक तोड़ जो है प्रभावशाली भाषण दिया था, जिससे यह काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो 1893 की बात है। कौन हो जाएगा इसमें, विवेकानंद। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का जो गठन है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। 1923 1 जनवरी, आपको डेट भी याद रखना है कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, ये सभी मिलके जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसके अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास जी थे और इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू जी थे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना करें। या जो इंडिगो की खेती है इसे इंडिगो की नील की खेती भी कहते हैं, इसे नील की खेती कहते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो है वह एक सच्ची घटना पर आधारित एक पुस्तक है नील दर्पण, जिसे सत्य नाटक भी कहते हैं इसे नील दर्पण, जिसे 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल में जो नील के खेती करने वाले मजदूर थे, किसान थे, उस पर अंग्रेज़ों द्वारा जो भी जुल्म उठाए गए, जो भी कर लगाए गए, जो भी उससे प्रताड़ित किए गए, उसका एक प्रत्यक्ष विवरण है किसमें, नील दर्पण, जिसे दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा। यह घटना कब की थी, 1859 से 60 की, इसे याद रखेंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। आपको बताना है कि गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी। अब हमें गांधी जी का स्कूल और कॉलेज भी याद रखना पड़ेगा। तो गांधी जी ने श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर से जो है अपनी डिग्री की थी। इस पहले तो 1887 ईस्वी तक वह
1887 ईस्वी तक जो हुए थे, 18 साल की अवस्था में वह अहमदाबाद के हाई स्कूल में ही मैट्रिक की परीक्षा या शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वह जनवरी 1988 में, जनवरी 1888 में वह भावनगर आ गए। वहाँ के श्यामल दास कॉलेज में उसने बाकी पढ़ाई की। उस वक्त के वही कॉलेज होते थे जो डिग्री कराते थे या उच्च शिक्षा प्रदान करते थे। तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा जो है यहीं से ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? आपको बताना है कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो है हुई थी, इसमें कौन सक्रिय भाग लिए थे? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला फैजाद, बेगम जिन्नत महल। तो यहाँ जो होगा, यहाँ इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कई। क्योंकि नाना साहब इसने 1847 ईस्वी का जो विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग जो है कानपुर से लिया था। बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से जो है वो 1827 ईस्वी का नेतृत्व कर रही थी। बेगम जिन्नत महल जो थी यह भी दिल्ली से अपना नेतृत्व कर रही थी, दिल्ली से जैसे बहादुर शाह जफर भी थे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कई। आपको ये भी याद रखना है, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कानपुर से 1857 ईस्वी का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको बताना है नाना साहब। उसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है कि लखनऊ से 1857 ईस्वी का जो नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल। उसी प्रकार आपको दिल्ली से पूछा जाएगा तो आपको बहादुर शाह जफर या फिर बेगम जिन्नत महल आपको बताना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे? यह कथन किसका था कि हमें ऐसी कार दी गई जिसमें सारे ब्रेक थे, इंजन नहीं थे? तो यह कथन यहाँ पे बता दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी के थे। इसे भी याद रखना, इसे भी पूछा जा सकता है। तो जो 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था, 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि यह एक ऐसी कार है जिसमें इंजन नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 है जिसमें इंजन नहीं, सारे ब्रेक ही थे। इसका विरोध जो है काफ़ी हुआ था, जिसमें इसमें अली जिन्ना ने भी इसे जो है कहा था कि यह पूर्णतः जो है सरा हुआ नियम है। तो इसे अली जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? आपको बताना है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो 24 दिन तक दांडी यात्रा चली थी, जिसके महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। इसे 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास में स्थित साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी। दांडी मार्च यात्रा 24 दिन टोटल चला। इसे 12 मार्च 1930 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी, और 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है इसका जो है मुट्ठी भर नमक उठाकर जो है इसको सांकेतिक रूप से इसका कानून को तोड़ दिया गया था, इसका विरोध किया गया था। तो यह टोटल तो जो है आप गिनेंगे तो 24 दिन होगा। तो कितने दिन चली थी? 24 दिन। तो आपको बताना है कि दांडी मार्च यात्रा टोटल 24 दिन चली थी। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है एक मुट्ठी नमक उठाकर जो है इसके समाप्त कर दिया गया, जिसे दांडी मार्च यात्रा के भी नाम से जाना जाता है, नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मैं भी बहुत बार कंफ्यूज होता हूँ कि इसे देखते ही राम प्रसाद बिस्मिल क्वेश्चन को देखकर ही मार देने का मन करता है, लेकिन यह सरासर ही गलत है। इसका आंसर जो होगा वह इसका आंसर जो होगा
इसका आंसर ई होगा। इसका आंसर ई होगा क्योंकि जब इसकी रचना हुई थी तो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे ये एक शायर थे, यह गाने के शौकीन थे। तो इसने जो है जब जो काकोरी कांड हुई थी ना, काकोरी कांड में जो है काकोरी कांड के लिए जो है इसे फांसी दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को। तो इसने ही जो है शायरी के रूप में इसे गाया था 1927 को, 1927 ईस्वी को इसने गाया था, सॉरी 1927 को इसने गाया था। लेकिन इसे जो लिखा था ना वो पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल्लाह अजीमाबादी थे। क्या है, याद रखना है कि बिस्मिल्लाह अजीमाबादी जो पटना के रहने वाले थे उसी ने इसे लिखा था और गाया था किसने, राम प्रसाद बिस्मिल ने 1927 को। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। आज के 20 नंबर का क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन को जो है शुरू किया गया था। किसे, स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन की औपचारिक जो शुरुआत हुई थी वो कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त पूछा जाता है कब इसकी औपचारिक शुरुआत कब हुई थी, तो 7 अगस्त 1905 को हुई थी। आपको बताना है कि 7 अगस्त 1905 इसकी औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 21 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। तो इसका जो भूलाभाई देसाई थे इसके वकील थे कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में जो थे यही थे। आज़ाद हिंद फौज में जो भी बंदी शामिल थे, जो भी सैनिक शामिल थे, उसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे दिल्ली के लाल किले में जो है उसके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा रहा था। तो इस मुकदमे को इनके पक्ष में लड़ने के लिए कई वकील जो है उस वक्त के जो है प्रसिद्ध वकील थे वो जो सामने आए, जिसमें से भूलाभाई देसाई जी जो थे उसने सबसे ज़्यादा योगदान निभाया। तो लेकिन कई वकील में अगर हम उनका नाम ले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, जुगल किशोर खन्ना, कई वकील थे जिन्होंने भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा योगदान भूलाभाई देसाई जी का था, इसीलिए हमें भूलाभाई देसाई को टिक करना है। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। मैडम कामा, इसे मैडम भिकाजी कामा के नाम से जाना जाता है। मैडम भिकाजी कामा ने जो है साल 1907 ईस्वी की यह बात घटना है, 1907 ईस्वी की घटना है कि इसने आज़ादी के, तो 1907 ईस्वी घटना यानी कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, उससे 40 साल पहले, 4 दशक पहले 46 वर्ष की थी मैडम भिकाजी कामा। और उसने जो है जर्मनी के स्टुगार्ट में, जर्मनी के स्टुगार्ट, आपको बताना है जर्मनी के स्टुगार्ट जो है वो C नंबर में है, यह कहाँ पे है, जर्मनी में। तो जर्मनी के स्टुगार्ट में जो है इसे जो है फहराया था कब, 1907 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा ने। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान जो है सही है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, CR दास देशबंधु, विलियम वेल्स 1907 कांग्रेस स्थापित, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस इंडियन। तो CR दास को जो है हम लोग जानते हैं कि CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CR दास। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 24 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो यह घटना जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी की है, जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया गया था। जब लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज
का ऐलान कर दिया गया था। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया गया था। कब? लाहौर अधिवेशन 1929 के तहत। तो दोस्तों यह टोटल 24 क्वेश्चन थे जो 66वीं पीटी परीक्षा 2020 बीपीएससी में पूछे गए थे। टोटल 24 क्वेश्चन जो कि इतिहास के थे। इसके बाद जो है मैं फिर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे भूगोल या फिर साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगेगा। आने वाला वीडियो इससे भी सुंदर, इससे भी अच्छा होगा और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेश्चंस को मैं बताने की कोशिश करूँगा ताकि जो वो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करे। क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ बताए गए जो साल हैं या फिर उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस करता है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ काफ़ी क्वेश्चंस याद कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। और दोस्तों यह बताना मत भूलिएगा कि अगला वीडियो जो है हम लेके आए या नहीं। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।